हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का फुल वीडियोज चैप्टर वाइज करके उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर ये जीवों में जनन है क्या। तो हर एक जीव अपने पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए जनन करते हैं। जनन का मतलब होता है अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। दोस्तों, आप लोगों का सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो होता है जीवन अवधि। आखिर ये जीवन अवधि है क्या। तो कोई भी जीव का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कोई भी जीव जो होता है वो पहले क्या करेगा, जन्म लेगा। जन्म लेने के बाद वो क्या होगा, यंग होगा यानी जवान होगा। जवान होने के बाद वो क्या हो जाएगा, बूढ़ा होगा। और बूढ़ा होने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इनकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, ये इसकी प्राकृतिक मृत्यु है। तो बोलिएगा कि सर कोई और मृत्यु होता है क्या? हाँ, होता है। जैसे कोई आदमी गया ट्रक के नीचे आके दब के मर गया, कोई ट्रेन से कट के मर गया, कोई आदमी सुसाइड कर लिया, कोई छत से कूद गया, कोई आदमी कुछ कर लिया। ये सभी के सभी जो मृत्यु होते हैं ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं होते हैं। तो प्राकृतिक मृत्यु मतलब जन्म लिया, फिर किशोरावस्था में गया, फिर जवान हुआ, प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ाया, उसके बाद फिर एक समय में आया क्या हुआ, मर गया। देखिए दोस्त, हर एक जीव जो होता है उसका जो जीवन अवधि होता है वो अलग अलग होता है। जैसे तितली के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या चीज़, तितली। तितली का जो जीवन अवधि होता है वो 1 से लेकर के 2 वीक तक ही होता है। 1 से 2 वीक में क्या होता है, ये निपट जाता है। मतलब तितली का जीवन अवधि क्या होता है, 1 से 2 वीक होता है। लेकिन आप लोग एक बात और जान लीजिए, एक पेड़ होता है जिसका नाम है सिकोया। सिकोया नाम का एक वृक्ष होता है। ये सिकोया वृक्ष का जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 हजार साल तक होता है। सोच लीजिएगा जरा सा, 3 से 4 हजार साल इसकी जीवन अवधि होती है। आप में से कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि अच्छा समझ गए हैं, तितली जो होता है वो एकदम से इतनी सा होता है, पिद्दी जैसा, इसीलिए ये कम दिन जिंदा रहा। और ये सिकोया वृक्ष यानी वृक्ष है तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए इसका जीवन काल भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है दोस्त। जैसे आप लोग को एक इसके जो ये सब आप लोग समझ रहे हैं, इसमें आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपका कौवा का, किसका, कौवा का एग्जाम्पल देते हैं और तोता का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, एक आपका एग्जाम्पल दे देते हैं कौवा का और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम लोग तोता का। देखिए, कौवा और तोता लगभग साइज में बराबर ही है ना। लेकिन कौवा का जो जीवन काल होता है वो लगभग 15 साल ही होता है। कितना होता है, 15 साल। लेकिन आपका जो तोता है वो तोता लगभग 140 साल तक जिंदा रहता है। तो आप लोगों के मन में जो डाउट था कि ये छोटा है इसलिए कम दिन तक जिंदा रहा, ये बड़ा है इसलिए ज़्यादा दिन तक जिंदा रहा, ऐसा कोई भी मिथ्य आप लोग मन में नहीं पालिएगा। जीवन काल शरीर के साइज पर निर्भर नहीं करता है। आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जीव जंतुओं का नाम और उसका जीवन काल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग जीवन काल समझ गए, जीवन अवधि समझ गए। जन्म से लेकर के प्राकृतिक, अगर डेफिनेशन पूछेगा कि जीवन अवधि कहते हैं किसको, तो आप लोग कहिएगा कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। हर एक जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है। आपसे किसी जीव का, पर्टिकुलर जीव का जीवन अवधि पूछ भी सकता है। तितली का पूछेगा तो 1 से 2 वीक बताइएगा। सिकोया वृक्ष का पूछेगा तो 3 से 4 हजार एवरेज होता है। कौवा का पूछेगा तो 15 साल होता है। अगर तोता का पूछ देगा तो 140 साल होता है। और जो अभी आपको जो लिस्ट प्रोवाइड कराए थे इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा। और साथ ही साथ आप लोग फेयर भी करिए ताकि आप लोगों को बाद में स्टडी करने में आसानी हो। कितना आप लोग वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, इसीलिए आप लोग फेयर करते रहिएगा ताकि आप लोग जल्दी से स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़। तो देखिए, जीवन अवधि में आप लोग क्या देखें कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। और हर एक जीव का अलग अलग जीवन अवधि होता है। मतलब एक जीव जब जन्म लेगा तो वो मर जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब मर ही जाएगा तो वो संख्या विलुप्त हो जाना चाहिए। जैसे तितली की जो जीवन अवधि थी वो 1 से 2 सप्ताह था, तो एक सप्ताह के बाद तितली मर जाता तो आज इस दुनिया से पूरा तितली खत्म ही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण क्या था, इसका कारण था जनन। क्या था, जनन।
जनन किसे कहते हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को देखिए, हम लिख लिख करके डेफिनेशन नहीं बताएंगे, हम आपको डेफिनेशन बोल देंगे, आप लोग वीडियो को रोक करके डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। जनन किसे कहते हैं, तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। दोस्त, जनन जो होता है ना, किसी भी जीवों का ये लक्षण है। क्या है, लक्षण है। कोई दिक्कत, सभी जीवों का क्या होता है, जनन एक लक्षण होता है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा सा कि भैया ये विशिष्ट लक्षण क्या होता है। तो विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं, तो वह लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ जीवों में ही पाया जाए और सभी जीवों में पाया जाए। तो आप लोग कहिएगा, तो अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या है कि ये जनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, मतलब ये आपके हाथ में जो मार्कर है ये भी जनन करेगा। अरे भैया, निर्जीव तो जनन नहीं करता है, ये तो सब जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन समझिएगा, कुछ कुछ जीव क्या होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, सजीव होने के बावजूद भी जनन नहीं करते हैं। जैसे बंध्य पुरुष, यानी बंध जो जीव होते हैं, बंध्य मानव। बंध मतलब क्या होता है, बांझ आप लोग समझते होते हैं ना, जिसको बाल बच्चा नहीं होता है। एक आप लोग नाम सुने होंगे खच्चर। क्या होता है, खच्चर जो होता है वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। तो क्या ये सजीव नहीं है, क्या ये सजीव है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, बच्चों को जन्म नहीं देता है। इसका मतलब है कि जो जनन होता है वो सभी सजीवों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। कोई दिक्कत है, ये सजीवों का क्या है, लक्षण है। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि क्या जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, बोलिएगा नहीं, ये केवल और केवल क्या है, लक्षण है। अच्छा, ये जनन होते हैं कितने प्रकार के, तो गौर से समझिएगा। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब सुनिएगा कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन को निपटा देते हैं, उसके बाद हम लोग लैंगिक जनन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग लैंगिक और अलैंगिक के बारे में समझ लेते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता हो, मतलब नर की भी आवश्यकता हो और मादा, नर मतलब पुरुष और मादा मतलब महिला, मतलब दो विपरीत लिंग वाले जीवों के जिसमें क्या होती है, जरूरत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई एक जीव ही जनन कर देता है। वो नर भी हो सकता है, मतलब उसमें क्या होता है, नर और मादा नहीं होता है, सिंपल सा एक जीव होता है और वही टूट करके मुकुलन के द्वारा, तो बीजाणु जनन के द्वारा, आपको बताएंगे अलैंगिक जनन की विधि, वो अपने अपने विधि के द्वारा क्या करता है, जनन कर लेता है। मतलब अलैंगिक में नर की आवश्यकता, मादा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग सीखते हैं अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन की विधियाँ कितनी होती है और वो विधि मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए, अलैंगिक जनन अभी आपको हम बताए थे, अलैंगिक जनन जीवों में वैसी जनन की विधि जिसमें केवल एक जीव क्या करता है, जनन कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। अब ये क्लोन क्या होता है, एक नया पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं। तो क्लोन का मतलब होता है जस्ट फोटोकॉपी। जैसे आप क्या करिएगा, अपना फोटोकॉपी निकलवाइएगा, इन्हीं की फोटोकॉपी के मशीन में अपने सूत जाए, मतलब आप अपने तस्वीर का क्या करिएगा, फोटोकॉपी निकालिएगा तो हूबहू निकलेगा ना। ऐसा थोड़े ना कि अपना तस्वीर का जेरोक्स करिएगा तो पता चलेगा एक बिल्ली का तस्वीर आ गया, एक पौधा का तस्वीर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, क्लोन का मतलब होता है हम शकल हूबहू। तो जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव जन्म लेता है वो एकदम हूबहू अपने जनक के समान होता है। जनक मतलब जिससे वो जन्म लिया है उसके एकदम हूबहू फोटोकॉपी होता है, उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। और क्लोन केवल और केवल अलैंगिक जनन में ही संभव है, लैंगिक जनन में संभव नहीं है। हम लोगों में लैंगिक जनन पाया जाता है, इसीलिए पिता का चेहरा, पुत्र का चेहरा, माता का चेहरा, सबका चेहरा अलग अलग होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना, सभी का चेहरा सेम टू सेम एकदम डिट्टो आपको मिल जाएगा। अब अलैंगिक जनन की विधि कितनी होती है और उस विधि का मतलब क्या होता है, तो आइए बारी बारी से हम लोग इसके विधि पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो अलैंगिक जनन का विधि होता है वो होता है द्विविभाजन। अब ये द्विविभाजन क्या है, तो इसमें क्या करता है, जनक क्या करता है, एक शरीर को ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए एक जनक है, इसमें ये क्या है,
केंद्रक है। केंद्रक के अंदर में डीएनए पाया जाता है। आप जानते हैं ये केंद्रक है और ये क्या है, डीएनए। केंद्रक के अंदर में डीएनए पाया जाता है। गौर से देखिएगा, ये जीव क्या होगा, एक कोई जीव है, मान लीजिए ये अमीबा है। अमीबा क्या हुआ, ध्यान देना, पहले ये सिंगल एक अमीबा है, ये क्या करेगा, थोड़ा सा बीच से इस तरह से पचक जाएगा, ठीक है ना। अभी तक इसमें क्या है, पूरा डीएनए है ही, बीच से थोड़ा सा पचक गया। अब ये क्या करेगा, दो नए नए जीव में बदल जाएगा और इसमें अपना अपना क्या होता है, डीएनए बन जाता है। तो देखिए एक जीव क्या हुआ, विभाजित हुआ। इसमें क्या विभाजित होता है, तो केंद्रक विभाजित हो जाता है। और केंद्रक विभाजित होने के बाद दो नए नए संतान की उत्पत्ति कर देता है। ऐसी विधि द्विविभाजन कहलाता है। द्विविभाजन क्या होता है, तो जनन, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें केंद्रक विभाजित होकर के नए नए जीव बना देते हैं, उसी को द्विविभाजन कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, तो ये अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। और एक और याद रखिएगा, युगलीना में पाया जाता है। आपको हम जो भी एग्जाम्पल देंगे वो सभी एग्जाम्पल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए द्विविभाजन आपको पूछेगा कि द्विविभाजन किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, युगलीना में पाया जाता है। अगर पूछ दे कि द्विविभाजन है क्या, तो क्या कहिएगा, जीव क्या करता है, अपने केंद्रक को विभाजित करके नए नए जीव में बदल जाते हैं, यानी नए नए जीव को जन्म दे देते हैं। उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। ये एक अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है, कोई जीव क्या करता है दोस्त, कोई जीव बीजाणु बनाता है और वो बीजाणु कहीं दूर जा करके नए जीव को उत्पन्न कर देता है। जैसे पेनिसिलियम, एक नाम याद रखिएगा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये एक कवक है। क्या है, ये एक कवक है, ठीक है ना। पेनिसिलियम एक कवक है, इसमें बीजाणु जनन पाया जाता है। जैसे देखिए होता क्या है, ये क्या है, पेनिसिलियम है। ये क्या है, पेनिसिलियम। ये अपने ऊपर में क्या करता है, बीजाणु बनाता है। क्या बनाता है दोस्त, बीजाणु बनाता है। और ये बीजाणु किसी भी माध्यम से, हवा हो गया या किसी जीव के पैर में लग करके या फिर किसी भी माध्यम से ये इससे दूर जाता है और यहाँ पर नया पेनिसिलियम का क्या करता है, निर्माण कर देता है। यही विधि क्या कहलाता है, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है बीजाणु जनन क्या है, तो बीजाणु जनन में होता क्या है, कोई जीव बीजाणु उत्पन्न करता है और वो बीजाणु कहीं दूर जाकर के नए जीव उत्पन्न कर देता है। यह विधि बीजाणु जनन कहलाता है। और ये किसमें पाया जाता है, तो पेनिसिलियम नाम का एक कवक है, इसमें बीजाणु जनन पाया जाता है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग मुकुलन। अगला क्या है हम लोगों का टॉपिक, मुकुलन। आखिर ये मुकुलन क्या होता है, तो गौर से समझिएगा मुकुलन क्या होता है। मुकुलन मतलब क्या होता है कि कोई जीव है, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक जीव है, ये जीव से क्या होता है, इसके शरीर से एक बर्ड मानी एक मुकुल क्या करता है, निकलता है। और ये मुकुल निकलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें से यहाँ पर क्या हुआ, ये एक मुकुल निकला, ठीक है ना, बर्ड निकला, इंग्लिश में इसको बर्ड कहते हैं। अब ये मुकुल निकला और ये मुकुल विकसित हो करके, ये मुकुल क्या हुआ, विकसित हो गया और ये मुकुल अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं। ये अपने जनक शरीर से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसका जनक शरीर है और ये मुकुल जो है, ये मुकुल क्या हुआ, अपने जनक शरीर से अलग होकर के यहाँ पर एक नया जीव बना दिया। और इस विधि को हम लोग कहते हैं मुकुलन। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है ना। तो गौर से देखिएगा, कभी कभी एक बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो जनक शरीर से एक मुकुल बाहर होता है, यानी उभार आता है, और वो मुकुल जनक शरीर से अलग होकर के नया जीव बना देता है। अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाता है। और ये किस में पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, एक जीव है हाइड्रा, और एक और नाम याद रखिएगा, वो जीव का नाम है यीस्ट। क्या नाम है बाबू, इसका जीव का नाम है यीस्ट। ये जीव जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रा और यीस्ट, ये दोनों में मुकुलन विधि द्वारा ही जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन करने वाले जीव कौन है, हाइड्रा और यीस्ट है। आप लोग को मुकुलन समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग कायिक जनन समझते हैं। ये
देखिए इसमें आप लोग समझिएगा, मुकुलन और कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुकुलन और कायिक जनन एकदम भूल से भी मत भूलिएगा। तो हम लोग कायिक जनन को देखते हैं। तो अलैंगिक जनन का सबसे इंपॉर्टेंट विधि कायिक जनन आ जाता है। देखिएगा पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसी को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे कायिक प्रवर्धन। आखिर कायिक प्रवर्धन है क्या? तो देखिए इसमें मातृ पौधा से क्या करता है, कायिक अंग निकलता है। यदि मातृ पौधा का जो कायिक अंग होता है, कायिक अंग किसे कहते हैं? तो उसमें जड़ हो सकता है, पत्ती हो सकता है, तना हो सकता है, मतलब ये सभी क्या कहलाएंगे? कायिक अंग कहलाएंगे। इससे क्या होता है बाबू? इससे नया पौधा का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आपसे पूछेगा कायिक जनन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा मातृ पौधा के कायिक अंग से नए पौधे का निर्माण ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल यानी किसमें हो जाता है, तो देखिए आलू में हो जाएगा, जलकुंभी, पथल चट्टा, बांस, गुलाब, शकरकंद, ढेर सारा एग्जाम्पल है जिसमें कायिक जनन होता है। अब ये कायिक जनन मतलब क्या? देखिए आलू में कैसे होता है कायिक जनन। तो आलू सबसे पहला बाबू कंद है, आप लोग जानते होंगे। आलू क्या है? एक तना है। आपको हम एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि कौन सा तना है, कौन सा जड़ है, कौन सा क्या है, आपको हम बता देंगे। किसका बीज खाते हैं, किसका दलपुंज खाते हैं, आपको हम हर चीज़ बता देंगे। तो आलू के कंद से क्या करता है, कलिका निकलता है और वो कलिका से नया पौधा निकल जाता है। जैसे आप लोग आलू देखते होंगे, देखिए आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये इसी तरह से आलू के क्या होता है, साइड में देखते हैं ना, सफ़ेद टाइप का। जब आलू पुराना हो जाता है, अनुकूल व्यवस्था उसको मिल जाता है, तो आलू से कुछ निकल जाता है और उसको यदि छोड़ दीजिएगा तो उधर से पत्ती वगैरह भी निकल जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं कलिका। यानी क्या हुआ, आलू के कंद से कलिका निकलता है और वो कलिका निकलने से नया पौधा बन जाता है। और ये क्या किस विधि से हुआ? यही होता है कायिक जनन। आलू में हो गया। जलकुंभी क्या होता है बाबू? आप लोग देखे होंगे जलाशय पर क्या है, जलाशय पर देखिए पूरा जलकुंभी छाया हुआ है कि नहीं छाया हुआ है। ये होता क्या है, जलकुंभी एक विदेशी पौधा है। ये क्या होता है, स्थिर जल पर ये बहुत ही तेजी से वृद्धि करता है, बहुत तेजी से, और पूरे जलाशय को देखते ही देखते एकदम छाप लेता है। समझ में आ गया ना? एकदम छतरी जैसा पूरे जलाशय को क्या करता है, छाप लेता है। अब इससे क्या होगा, तो उस जलाशय के अंदर में कोई नया जीव निकल नहीं पाएगा, मछली की संख्या भी कम हो जाएगी। कभी कभी पूछता है क्या जलकुंभी भारत का है? नहीं बाबू, ये विदेशी पौधा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में क्या होता है, देखिएगा पत्थर चट्टा के पत्ती के कटे भाग के, देखिए पत्ती क्या होता है, पत्ती के कटे भाग से, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, पत्ती है, पत्थर चट्टा का क्या है, पत्ती है, और उस पत्ती के कटे हुए भाग से देखिए एक नया पौधा निकल रहा है ना। उसके कलिका देखिए, पत्ती में कलिका है कटा हुआ, उसे एक नया पौधा निकल रहा है। ये है पथल चट्टा। पथल चट्टा में भी क्या होता है, कायिक जनन होता है। बांस को देखिएगा, अगर बांस लगा दिए ना तो देखते ही देखते कब वो बांस पूरे जंगल में तब्दील हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बांस में भी क्या होता है, कायिक जनन। देखिए कायिक जनन मतलब क्या होता है, पत्ती से, तना से, जड़ से नया जीव बनना ही कायिक जनन कहलाता है। आप गुलाब के फूल को देखे होंगे, क्या करते हैं, दूसरे जगह से गुलाब के फूल का यानी गुलाब के पौधा का एक तना काट करके लाते हैं, उसके तना को क्या करते हैं, बढ़िया से लगा देते हैं, और वो गुलाब के फूल का जो कटा हुआ तना था, उस तना से ही एक नया जीव यानी नया गुलाब के पौधा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो ये कायिक जनन ही है। आप सोहजन का पेड़ देखे होंगे, सोहजन के पेड़ का डाल कहीं पे सोहजन गिर जाएगा हवा में, आंधी में, तो उसको लाते हैं और उसको ला करके क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, गोबर वगैरह साइड से लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, नया फिर पौधा क्या होता है, उसके कटे हुए भाग से नया सोहजन का पौधा हो जाता है। ये भी एक कायिक जनन ही है, यानी समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखें, तो जनन सीखें, जनन की विधियां सीखें, जीवन अवधि सीखें, किस किस जीव का कितना कितना जीवन अवधि होता है ये सीखें, अलैंगिक जनन सीखें, और अलैंगिक जनन की ये विधियां हम लोग सीख लिए। अगले वीडियो से आप लोगों को शुरुआत करेंगे लैंगिक जनन की विधि और उसके आगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।